नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करीब। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। यहाँ पर आपको कुछ चक्रवाती तूफानों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि सर्वाधिक सबसे अधिक विनाशकारी कौन होता है। तो टाइफून होगा, टॉर्नेडो होगा, हरिकेन होगा या फिर तड़ित झंझा होगा। चलिए जल्दी से पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो या फिर तड़ित झंझा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉर्नेडो जो होते हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवाती तूफान होते हैं। और ये कहाँ पर आता है? तो ये आपको यूएसए अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? तो यूएसए अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा टॉर्नेडो चक्रवाती तूफान सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, बताइएगा। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो 42वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। क्या होगा? मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या फिर टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? 42वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? साल भर वर्ष भर वर्षा होती है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, जहाँ पर समान वर्षा होती है, एक बराबर वर्षा होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है तो वो क्या कहलाती है? 43वें प्रश्न की बात करेंगे तो आइसो बात होगा, आइसो राइम होगा, आइसो हाइट होगा या फिर आइसो नेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से 43वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आइसो हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आइसो हाइट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जितने मेरे भाई आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट होंगे। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है? चलिए जल्दी से 44वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो वायुमंडल की आर्द्रता को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या फिर हाइड्रोफोन से। क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल की आर्द्रता आपको पता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। आगे बढ़िएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में आपको सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताना है। 45वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो, अगर आपसे भारत में पूछ ले, अगर आपसे भारत में यही पूछ ले, भारत में मीठे पानी की अगर आपसे सबसे बड़ी झील पूछ ले, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछ ले, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे किसको? वुलर झील को करोगे। ठीक है, किसको? वुलर झील को करोगे, वुलर झील। और वुलर झील को ही हम लोग क्या करते हैं? तो इसी वुलर झील को ही गोखुर झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं? गोखुर झील भी कहते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी हो जाएगी? तो सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। विश्व में सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, और किस महासागर में? प्रशांत में, हिंद में, आर्कटिक में या फिर अटलांटिक में। 46वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व में सबसे गहरी गर्त कौन सी है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, प्रशांत महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में अगर आपसे सबसे गहरी गर्त पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे सुंडा गर्त को। ठीक है, किसको करोगे? हिंद महासागर में अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त हो जाएगी सुंडा गर्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? बताइएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 29%, 65%, 71% या फिर 74%? क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से देगा। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो आपको पता है
ठीक है। 47वें प्रश्न क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। 47वें प्रश्न का आंसर करना है 47 का, तो लगभग 1/3%। अगर हम लोग बात करेंगे लगभग कितने 71% क्षेत्र पर क्या है पृथ्वी के जल है, इसीलिए पृथ्वी को क्या करते हैं, इसीलिए पृथ्वी को नीलाग्राभी कहा जाता है। 74 नहीं होगा मेरे भैया, 71 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो लगभग 71% क्षेत्र पर क्या है जल है, और इसी वजह से इसको नीलाग्राभी कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, चलिए बताइएगा। समुद्री जल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चलो 48वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है फटाफट। 48वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। 48वें प्रश्न की बात करेंगे, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। 48वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे लवणीय सागर कौन सा है, चलो जल्दी से बताइएगा, सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो अरब सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, या फिर मृत सागर है। 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइएगा। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो अरब सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, या फिर मृत सागर है। 49वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मृत सागर, ठीक है। मृत सागर जो है ये सबसे लवणीय सागर है, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश, या फिर भारत एवं म्यांमार। तो पाक जल संधि देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भारत है, और नीचे अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो नीचे की तरफ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो इधर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगा, क्या होगा, इधर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगा, और इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी, तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा, और इन्हीं को जोड़ने का काम कौन करता है, इन्हीं को जोड़ने का काम करता है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसके किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलेगा। किसको किसको जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है मेरे भैया, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर आपको यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि इनको जोड़ने का काम कौन करता है, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे, ठीक है। तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे किसको, जिब्राल्टर जल संधि को। किसको, तो जिब्राल्टर जल संधि को आप आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो इनको याद रखेंगे, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। किसको, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करना है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, सुएज नहर, तो देखो ये क्या है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या होता है, तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या होगा, लाल सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भूमध्य सागर और क्या हो जाता है, और आपको इस तरीके से लाल सागर देखने को मिलता है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, सुएज नहर करती है। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। अगर आपसे सुएज नहर के निर्माण की बात करें
तो निर्माण कब हुआ था? 1869 में, 1869 में क्या किया गया था? सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और अगर आपसे इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए, ठीक है, कि इस सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइज कब किया गया है, तो राष्ट्रीयकरण के लिए आप आंसर क्या करेंगे? 1956 में, ठीक है, 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया और 1869 में इसका निर्माण हुआ था। सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको क्या किया गया, तो आपको जलधारा का नाम दिया गया और दूसरी तरफ आपको दिया गया कि कौन सी ठंडी है या फिर गर्म है। जलधारा है और उसकी प्रकृति के विषय में यहाँ पर दिया गया। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग लेब्राडोर की बात करेंगे तो लेब्राडोर क्या है, तो ये तो ठंडी धारा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे अगुलहास की बात करेंगे तो ये गर्म है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यूरोसियो की बात करेंगे तो ये भी गर्म है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे ठंडी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये गर्म जलधारा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये ठीक है गर्म जलधारा है। ठीक है, किस महासागर की है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, कहाँ की, तो उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कहाँ की, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और कैसी हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यूरोसियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, कहाँ की, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। अगुलहास की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हिंद महासागर की जलधारा। लेब्राडोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कौन सी धारा किस महासागर की है और उसकी प्रकृति कैसी है। आगे बढ़ेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? बताइएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का या फिर महासागर का? 54वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? देखो, जब क्या होता है, जब सूर्य, ठीक है, क्या होता है, जब सूर्य और क्या हो जाएगा, और चंद्रमा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और क्या होगा, और चंद्रमा। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो जब चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ पृथ्वी पर जो है अपना बल लगाती हैं तो क्या होता है, तो दीर्घ ज्वार भाटा आता है। ठीक है, क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ पृथ्वी पर लगाती हैं तो ज्वार भाटा आता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है किसका अधिक प्रभाव होता है, तो देखो अगर हम लोग सूर्य की अपेक्षा बात करें तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा अधिक नज़दीक है। ठीक है, सूर्य की अपेक्षा अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रमा क्या है, अधिक नज़दीक है। तो चंद्रमा अधिक शक्तियाँ लगाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट है सूर्य की अपेक्षा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ठीक है, भ्रंश घाटी कहिए या फिर इसी को आप क्या कहिए, इसी को आप रिफ्ट वैली कहिए। ठीक है, इसी को आप रिफ्ट वैली कह सकते हैं, इसी को आप दरार घाटी भी कह सकते हैं। तो रिफ्ट वैली कहिए, दरार घाटी कहिए, भ्रंश घाटी कहिए। कौन सी नदी होकर के बहती है? तो देखो 3 नदियाँ हैं जो इससे होकर के बहती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और क्या हो जाएगा, और दामोदर नदी। ठीक है, तो 3 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली, दरार घाटी, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अगर आपसे अरब सागर की तरफ पूछा जाए तो अरब सागर की तरफ आप क्या आंसर करोगे? अरब सागर की तरफ 2 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली, दरार घाटी से होकर के बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और अगर आपसे कुल नदियों की बात करें तो कुल 3 नदियाँ हैं जो है दरार घाटी से होकर के बहती हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे बढ़िएगा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बताइएगा, बहुत पूछा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, तो चीन, भारत, यूएसए या फिर फ्रांस? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 56वें प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार आप लोग सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास का PDF और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चाइना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे, चाइना हो जाएगा। ठीक है, चाइना की राजधानी अगर हम लोग बात करें तो राजधानी क्या हो जाती है, तो बीजिंग हो जाती है। मुद्रा अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो मुद्रा रेन मिम्बी हो जाता है, रेन मिम्बी यहाँ की मुद्रा है। संसद की अगर हम लोग बात कर लें, संसद क्या होगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, क्या होगा यहाँ के संसद की बात कर लें, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, अगर आपसे बोले भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आंसर क्या करोगे, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है।
भारत और चीन के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड अभ्यास कहेंगे, ठीक है। कौन सा? हैंड इन हैंड अभ्यास जो है ये भारत और चीन के बीच में होता है। चीन में अगर हम लोग बात करें, चीन का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस आंसर करेंगे। क्या है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन का जो संघाई शहर है, संघाई शहर, चीन का संघाई शहर है, और संघाई शहर को क्या करते हैं? तो मानचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो मानचेस्टर कहते हैं संघाई को। इसके अलावा चीन का जो वुहान शहर है, तो वुहान शहर आपको पता है, वुहान शहर से क्या हुआ था? तो कोरोना वायरस फैला था, ठीक है। क्या हुआ था? तो वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? चाइना की बात कर देते हैं, ठीक है। तो चीन का अगर आपसे पूछ ले चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं, तो चाइना का जो शोक है वो हम लोग कहते हैं किसको? हांगहो नदी को कहते हैं। कौन सी नदी? हांगहो नदी को चाइना का शोक कहते हैं, और इसी नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी, और इसी को हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश कौन सा है? बताइएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? देखो, अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केला कौन सा जिला फेमस है, तो आप आंसर करोगे कुशीनगर, ठीक है। क्या करोगे? तो कुशीनगर को आप आंसर करोगे। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर केले के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे विश्व में पूछ रहा है 97वें प्रश्न का, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अपने प्यारे भारत में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राज़ील में आपको सबसे बड़े सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है? सबसे बड़े सदाबहार वन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो सबसे बड़े सदाबहार वन आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेंगे। और सदाबहार वनों के विषय में आपको पता है कि सदाबहार वन क्या होती है? तो चाय कॉफ़ी की खेती बहुत अधिक होती है। चाय कॉफ़ी की खेती के लिए सदाबहार वन जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होगी? 58वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कॉफ़ी की, ठीक है। किसकी? तो कॉफ़ी की खेती हो जाएगी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह है जो क्या होगा? तो जो कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो साओ पोलो हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, या फिर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। 59वें प्रश्न की बात करेंगे। 59वें प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? तो ये ब्राज़ील का है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह है, और इसको क्या करते हैं? तो इसको कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, कॉफ़ी पत्तन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए इसको कॉफ़ी पत्तन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? चलिए जल्दी से बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करना है, 60वें प्रश्न का आंसर करना है। तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो भारत, चीन, इंग्लैंड या फिर रूस? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखो, ऐसे प्रश्नों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आंकड़े जो हैं, जो फैक्ट्स हैं वो बदलते रहते हैं, तो आपको इनको समय समय पर चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, कभी कोई देश आगे होता है, कभी कोई देश आगे होता है, तो इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। तो इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को आप बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो अपना प्यारा भारत हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन? तो अपना प्यारा भारत कर रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा। कृत्रिम रबड़ का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? 61वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? अगर आपसे भारत में पूछ ले, अगर आपसे भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ ले, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो आप आंसर केरल को करोगे, ठीक है। किसको? तो भारत में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? केरल कर रहा है। विश्व में अगर हम लोग कृत्रिम आर्टिफिशियल रबड़ की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यूएसए, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो 61वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ेंगे। दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? 62वें प्रश्न का आंसर करेंगे। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति? तो आपको पता है श्वेत क्रांति है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर किसको करेंगे? तो आप आंसर करेंगे वर्गीस कुरियन को, ठीक है। किसको? वर्गीस कुरियन को आप आंसर करेंगे। वर्गीस कुरियन का जन्मदिवस 26 नवंबर को है, और 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? तो 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को किसका जन्मदिवस है? वर्गीस कुरियन का जन्मदिवस। अगर आपसे विश्व दुग्ध दिवस पूछ ले तो विश्व दुग्ध दिवस आप आंसर क्या करोगे? तो विश्व दुग्ध दिवस अगर आपसे पूछ ले
तो आप आंसर करोगे किसको, 1 जून को करोगे, ठीक है। किसको, तो 1 जून को क्या करते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन 26 नवंबर को उनका जन्मदिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछ ले, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे किसको, करनाल हरियाणा को, ठीक है। किसको करेंगे, तो करनाल हरियाणा को आप आंसर करेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अपना प्यारा भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। किसे हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, चलो जल्दी से बताइएगा। तो देखो, जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, अब यहाँ पर देखिए आपसे भारत में नहीं पूछा है, आपसे भारत में आपसे हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा है, आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा है, लेकिन जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप भारत का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक हैं उन्हीं को आंसर करेंगे, आप भारत को नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ऑप्शन में आपको स्वामीनाथन भी दे रहा है और नॉर्मन बोरलॉग भी दे रहा है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप हमेशा किसको करेंगे, आप नॉर्मन बोरलॉग को ही करेंगे, स्वामीनाथन को नहीं करेंगे। जब स्पेशली आपसे भारत की बात करें, जब आपसे स्पेशली भारत के संदर्भ में पूछे तब आप स्वामीनाथन को आंसर करेंगे। आपसे भारत की बात नहीं कर रहा, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो फिर आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर नॉर्मन बोरलॉग को करेंगे, ठीक है। और स्वामीनाथन को याद रखिएगा, अभी हाल ही में क्या किया गया है, तो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। हरित क्रांति के भारत में जो जनक है स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ेंगे, सेरीकल्चर का संबंध किससे, सेरीकल्चर बहुत बार पूछा गया, बताइएगा। तो सेरीकल्चर का क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो, मधुमक्खी पालन से अगर हम लोग बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन से क्या हो जाएगा, तो एपी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से अगर हम लोग बात करेंगे तो एपी कल्चर हो जाएगा। मछली से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो मछली से पीसी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर हो जाएगा। और सेरी कल्चर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशम कीट से हो जाएगा। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे वार्मी कल्चर पूछ ले तो वार्मी कल्चर किससे, तो वार्मी कल्चर जो है ये केचुए उत्पादन से, ठीक है। क्या हो जाएगा, केचुए से, ठीक है। केचुए के उत्पादन से क्या है, तो वार्मी कल्चर हो जाएगा। विटी कल्चर की हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो विटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती से हो जाएगा, ठीक है, अंगूर की खेती से हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको या तो कोई एक पूछ लेगा या तो आपको ये इस तरीके से 4 दे करके और आपको मिलान करने को दे दिया जाता है, ठीक है। तो सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन से, मछली से पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर, केचुए से वार्मी कल्चर और विटी कल्चर जो है अंगूर से। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है, बताइएगा, ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है। 65वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में या फिर अटलांटिक महासागर। ग्रैंड बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मत्स्य यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मेरे भैया अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म और ठंडी जलधारा आकर के मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएँ आकर के मिलती हैं, और जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ दोनों आकर के मिलती हैं वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो प्लैंकटन नामक घास निकलती है, ठीक है। कौन सी, तो प्लैंकटन नामक घास उगती है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती है वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास निकलती है, और इसी घास को खाने के लिए क्या होता है, मछलियाँ आती हैं, ठीक है। और जब मछलियाँ आती हैं तो मछलियों के लिए प्रमुख क्षेत्र हो जाता है। तो ग्रैंड बैंक अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, बताइएगा। अब स्वच्छ जल की मछली की आपसे पूछा जा रहा है, 66वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत है, चाइना है, जापान है या फिर नॉर्वे है। क्या हो जाएगा, 66वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चाइना हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो चाइना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कनाडा है, भारत है, पेरू है या फिर चाइना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो, चांदी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। चांदी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। और 67वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, अगर ऑप्शन में क्या होता, अगर ऑप्शन में मैक्सिको दिया होता तो आप मैक्सिको को आंसर करते, ठीक है। क्या करते, अगर मैक्सिको दिया होता तो मैक्सिको को आंसर करते, लेकिन अगर मैक्सिको ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, तो 67वें प्रश्न के लिए आप ऑप्शन संख्या सी जाओगे, पेरू। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी लीमा है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको पेरू की राजधानी लीमा में देखने को मिलेगा।
विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा, बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। चलो जल्दी से 68वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करना है, तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। देखो अगर ऑप्शन में क्या होता, अगर ऑप्शन में आपको कजाकिस्तान दिया होता, ठीक है, क्या होता, अगर आपको ऑप्शन में कजाकिस्तान दिया होता तो आप कजाकिस्तान को आंसर करते। सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। और अगर आपसे सबसे बड़ा भंडारक देश पूछ ले, अगर आपसे सबसे बड़ा भंडारक देश पूछ ले तो क्या करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान और सबसे बड़ा भंडारक जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अब क्योंकि कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो फिर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा, अमेरिका, रूस या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कनाडा है, ठीक है। कौन है, तो कनाडा है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69वें प्रश्न का आंसर करेंगे, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। 69वें प्रश्न का 69 क्वेश्चन का आंसर करना है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए 69 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो यूएसए, भारत, रूस या फिर जर्मनी। विश्व में पवन ऊर्जा कम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, जर्मनी हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि यूरोप का जर्मनी पहला देश बन गया है जिसने घोषणा कर दी है कि वो अपने यहाँ सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को क्या करने वाला है, बंद करने वाला है, ठीक है। क्या करेगा, तो जर्मनी पहला देश यूरोप का बन रहा है जो क्या कर रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को, अपने देश में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा कर दी है, ठीक है, बंद करेगा, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो इसे ऊर्जा के लिए किसी दूसरे संसाधन पर निर्भर होना पड़ेगा। तो पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये जर्मनी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। 70वें प्रश्न का आंसर करेंगे, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कांगो में, मलेशिया में, सुमात्रा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पिग्मी जनजाति, देखो अगर आपसे सहारा मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल में आप आंसर करेंगे बद्दू जनजाति को, ठीक है। कौन सी, तो बद्दू जनजाति को आप सहारा मरुस्थल में आंसर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कालाहारी मरुस्थल पूछ ले, कालाहारी मरुस्थल पूछ ले तो कालाहारी मरुस्थल में आप क्या करेंगे, तो आप बुशमैन को आंसर करेंगे, किसको, बुशमैन जनजाति को आंसर करेंगे कालाहारी मरुस्थल में। अगर आपसे क्या कर ले, तंजानिया, केनिया और तंजानिया में पूछ ले, केनिया तंजानिया में, पूर्वी अफ्रीका में पूछ ले, केनिया तंजानिया में पूछ ले तो आप आंसर मसाई जनजाति को करेंगे, किसको, मसाई जनजाति को करेंगे। और पिग्मी जनजाति आपको कहाँ पर, कांगो में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर, कांगो में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको क्या कर दिया गया, एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके निवास स्थान के बारे में बताया गया। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माओरी न्यूजीलैंड, एनू फ्रांस, सेमांग मलेशिया और एस्किमो कनाडा। चलिए जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो माओरी ये न्यूजीलैंड के हैं, ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सेमांग मलेशिया ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एस्किमो की बात करेंगे कनाडा, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो जो नहीं करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनू। एनू कहाँ की है, तो फ्रांस की नहीं बल्कि ये जापान की है, ठीक है। कहाँ की है, तो एनू अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फ्रांस की नहीं बल्कि कहाँ की है, बल्कि जापान की है। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बताइएगा। जुलू जनजाति की अगर हम लोग बात करेंगे, 72वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। जुलू जनजाति क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो 72वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, जुलू जनजाति की बात करेंगे, ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आपको 3 राजधानियाँ देखने को मिलेगी। अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका की, अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको, प्रिटोरिया को करोगे, ठीक है। किसको, तो आप प्रिटोरिया को करोगे। अगर आपसे विधायी राजधानी पूछा जाए, किसकी विधायी राजधानी पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका की, तो आप केपटाउन करोगे, ठीक है। किसको करोगे, आप केपटाउन को करोगे। और अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे न्यायिक राजधानी पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, न्यायिक राजधानी पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे ब्लोयम फांटिन को, ठीक है। किसको करोगे, तो ब्लोयम फांटिन को आप आंसर करोगे दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑरेंज नदी, ठीक है। कौन सी, तो ऑरेंज नदी जो है ये क्या है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी ऑरेंज नदी। अफ्रीका महाद्वीप की नहीं पूछ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप का आंसर अगर आपसे पूछे तो आप नील नदी करोगे। आपसे दक्षिण अफ्रीका की पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑरेंज नदी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका या फिर भारत। 73वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। क्या आंसर होगा,
और बहुत सारे लोग, जितने लोग बाद में जुड़े, किसी ने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो श्याम जो है ये थाईलैंड का नाम है, ठीक है, किसका नाम है, थाईलैंड का नाम है, ठीक है, थाईलैंड। थाईलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, थाईलैंड, तो थाईलैंड को क्या करते हैं, तो सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थाईलैंड की अगर हम लोग बात करें तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे थाईलैंड की, तो थाईलैंड को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है, ठीक है, क्या है, थाईलैंड की राजधानी पूछ ले बैंकॉक है। और यहाँ की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो मुद्रा क्या है, बाथ है, ठीक है, क्या है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बाथ है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है, बताइएगा, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है, इराक का, ईरान का, ताइवान का या फिर चीन का, ठीक है। 74वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करिएगा, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया, पर्सिया से ही क्या होगा, फारस बनेगा, ठीक है, क्या होगा, पर्सिया से ही फारस बनता है। और फारस है ना, फारस किस देश का नाम है, तो ईरान का नाम है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताइवान का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछ ले तो आप आंसर करोगे फार्मोसा, ठीक है, क्या करोगे, ताइवान का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे फार्मोसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया, क्या होगा, थाईलैंड होगा, कीनिया होगा, लाओस होगा, जापान होगा, क्या हो जाएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से किसको जानते हैं, तो थाईलैंड को जानते हैं। जापान को क्या करते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं, तो उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। सबसे पहले सूर्योदय जो है वो जापान में होता है, तो उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। इसके अलावा भूकंपों का देश कहते हैं, किसको, जापान को कहते हैं। आगे बढ़िएगा, उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बताइएगा 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं, बर्लिन को कहते हैं, बर्न को कहते हैं या फिर पेरिस को कहते हैं। देखो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, किसकी, फ्रांस की राजधानी है। बर्लिन अगर हम लोग बात करेंगे तो बर्लिन किसकी राजधानी है, तो जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। रोम अगर हम लोग बात करेंगे इटली की राजधानी है, ठीक है, किसकी, इटली की राजधानी है। और बर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी, किसकी, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रोम को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले रोम किस नदी के किनारे है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, तो रोम टाइबर नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। 78वें प्रश्न का आंसर करना है। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो क्विटो को जानते हैं, लहासा को जानते हैं, लीमा को जानते हैं या फिर बोगोटा को जानते हैं। 78वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसको जानते हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका तिब्बत की राजधानी लहासा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तिब्बत की राजधानी लहासा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे, बगदाद किस नदी के किनारे है। बगदाद अगर आपसे पूछ ले बगदाद किसकी राजधानी है, तो इराक की राजधानी, किसकी, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी है, कैपिटल है कौन, बगदाद है। और बगदाद आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी के किनारे है, तो क्या होगा, पोटोमैक नदी, हडसन, डेन्यूब या फिर टिग्रिस, क्या हो जाएगा। तो देखो पोटोमैक नदी के किनारे अगर हम लोग बात करें तो इसके किनारे तो वाशिंगटन है, ठीक है, कहाँ है, तो वाशिंगटन है पोटोमैक नदी किनारे। हडसन की बात करें, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है, ठीक है, क्या है, तो न्यूयॉर्क है। अगर डेन्यूब नदी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, वियना क्या हो जाएगा, डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिग्रिस हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, तो इराक की राजधानी बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी किनारे। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, लंदन। देखो अगर आपसे फ्रांस पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी आप आंसर करोगे किसको, पेरिस को, ठीक है। और पेरिस कौन सी नदी किनारे, सी नदी के किनारे, ठीक है। इटली की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, इटली की राजधानी रोम, ठीक है, ये कौन सी नदी किनारे है, तो ये रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे, ठीक है, कौन सी नदी किनारे, टाइबर नदी के किनारे। ऑस्ट्रिया अगर आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा। वियना कौन सी नदी किनारे, डेन्यूब नदी किनारे, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे।
जर्मनी की राजधानी अगर पूछ ले आपसे तो जर्मनी की राजधानी क्या होगा, बर्लिन होगा। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे, तो स्प्री नदी के किनारे। कौन सी, तो स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वारसा है, ठीक है। क्या है, तो वारसा है। ये कौन सी नदी किनारे, तो ये विस्चुला नदी किनारे, ठीक है। कौन सी, तो विस्चुला नदी के किनारे। पोलैंड की राजधानी वारसा क्या हो जाएगा, विस्चुला नदी किनारे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन कौन सी नदी किनारे, तो क्या आंसर करेंगे, तो टेम्स नदी किनारे। कौन सी नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, चलो बताना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, तो आपको पता है सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण कौन सी नदी करती है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण कौन करता है, तो गंगा नदी करती है। गंगा नदी आपको कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, तो टिग्रिस है, गंगा है, टेम्स है या फिर राइन है। 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हैं, सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइन नदी हो जाएगा, ठीक है। राइन नदी को क्या करते हैं, तो कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी में बहती है राइन नदी, इसको कोयला नदी भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाना घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, बताइएगा। सवाना घास के मैदान आपको कहाँ पर मिलते हैं। अगर आपसे कनाडा में पूछ ले तो कनाडा में आप क्या करोगे, कनाडा में प्रेयरी घास का मैदान, ठीक है। कौन सा, तो प्रेयरी घास का मैदान। अगर आपसे वेनेजुएला पूछ ले, ठीक है, वेनेजुएला अगर आपसे पूछ ले तो वेनेजुएला में आप लानोस घास के मैदान। कौन सा, तो लानोस घास के मैदान। अगर आपसे अर्जेंटीना पूछ ले तो अर्जेंटीना में आप क्या करोगे, तो पंपास घास के मैदान, ठीक है। अगर आपसे यूरोप पूछ ले तो यूरोप में आप क्या करोगे, तो यूरोप में आप स्टेपीज घास के मैदान। कौन से, स्टेपीज घास के मैदान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, आपसे दक्षिण अफ्रीका अगर आपसे पूछ ले, साउथ अफ्रीका अगर आपसे पूछ ले तो साउथ अफ्रीका में आप क्या करोगे, तो साउथ अफ्रीका में आप करोगे वेल्ड घास के मैदान, ठीक है। कौन से, वेल्ड घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया में आप आंसर करेंगे कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, ठीक है। कौन से, डाउन्स घास के मैदान। न्यूजीलैंड में अगर आपसे पूछ ले तो न्यूजीलैंड में आप क्या करिएगा, तो न्यूजीलैंड में आप कहेंगे कैंटबरी घास का मैदान, ठीक है। कौन सा, तो कैंटबरी घास का मैदान। सवाना घास का मैदान आपको कहाँ पर, तो ये मध्य अफ्रीका में आपको मिलेगा, ठीक है। मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में आपको सवाना घास का मैदान मिलेगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको क्या किया, नहीं बताना है कौन सा घास का मैदान सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको घास के मैदान है और दूसरी तरफ आपको स्थल दिया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया है, अभी मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताया, क्या हो जाएगा, तो डाउन्स घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एकदम करेक्ट है। पंपास घास के मैदान की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंपास घास का मैदान क्या हो जाएगा, तो पंपास घास का मैदान ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। प्रेयरी घास के मैदान की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेयरी घास का मैदान जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेपीज घास का मैदान ये आपको भारत में नहीं बल्कि कहाँ पर, बल्कि यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो यूरोप में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपसे पूछ रहा है, तो ग्रीनलैंड होगा, भारत होगा या फिर इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, प्रायद्वीप आपसे पूछ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अच्छा आपसे पूछ रहा है, आपसे द्वीप नहीं पूछ रहा है। ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, आपसे प्रायद्वीप पूछा, तो प्रायद्वीप क्या होगा, प्रायद्वीप इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है, तो वो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। क्या है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो कोई नहीं हम लोग चूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो क्या है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ग्रीनलैंड तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, पेट्रोलियम और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। 86वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आग्नेय, औषधि, कायांतरित या फिर उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो पेट्रोलियम और कोयला तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको औषधि चट्टानों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर, तो औषधि
चट्टानों में आपको पेट्रोलियम और कोयला देखने को मिलेंगे, और अवसादी चट्टानों में ही आपको क्या होता है, तो यहाँ पर आपको जीवाश्म भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, जीवाश्म। और जहाँ पर आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा वहीं पर आपको पेट्रोलियम और कोयला भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबाथ कहलाती है, आइसोबार कहलाती है, आइसोकोर कहलाती है, या फिर आइसोकेप कहलाती है। 87वें प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो वायुदाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन संख्या क्या आंसर करेंगे आप लोग? बी। ठीक है, आइसोबार। ठीक है, किसको करेंगे? तो आइसोबार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत पूरे विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है? तो ये इसका आंसर करना है। अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व की लगभग कितनी 17.5% जनसंख्या जो है वो क्या करती है? पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो क्या करती है? तो वो भारत में निवास करती है। कितनी? तो लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो क्या करती है? वो भारत में निवास करती है। पूरे विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्र पर क्या होगा? तो भारत फैला है। और पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो क्या होती है? भारत में निवास करती है। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां? क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है। देखो, सबसे बड़ा जो है वो क्या है? तो सबसे बड़ा है रूस। दूसरा स्थान किसका है? तो कनाडा का है। तीसरा स्थान किसका है? चाइना का है। चौथा स्थान जो है वो अमेरिका का है। 5वां स्थान अगर हम लोग बात करेंगे किसका है? तो ब्राज़ील का है। ठीक है, ब्राज़ील का है। 6वां स्थान अगर हम लोग बात करेंगे किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का 6वां स्थान है। और 7वां स्थान जो है वो अपने प्यारे भारत का है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के, ठीक है, स्थलीय सीमा की आपसे क्या कर लिया है? आपसे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा। तो जो ये भारत की जो ये स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, इनकी लंबाई आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। चलो जल्दी से बताना भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 15,200 किलोमीटर। और कितने देश सीमा बनाते हैं? तो 7 देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने देश? 7 देश सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा अगर आपसे पूछ ले कौन बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, कौन बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश बनाता है। भारत के साथ लगभग 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो 7 देश सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है 4,096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्लियर इतनी बात। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये भी याद रखिएगा, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो असम है। ठीक है, असम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मेघालय है, त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा है। मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। और क्या हो जाएगा? और पश्चिम बंगाल है। तो 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश क्या करता है? तो सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जरूर जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।